Hello and welcome to IS Chakra. Today we will be going to discuss our prelims section and it will be the test number 8 and it will be the part of geography. That means it will be the geography test second. Okay, and we will discuss on the basis of syllabus which is given here. That means pressure and global pressure belts, winds and its types, planetary winds, seasonal winds and local winds. All these types we will be discussed through our questions on the basis of prelims pattern and types of condensation, precipitation forms and types, distribution of rainfall, air masses and fronts, cyclones and anticyclones, and what are the differences between these two terms, cyclones and anticyclones. And our next topic है world climatic regions, bottom relief features and temperature distributions. So all these topics we will be covering through the questions which we will discussing. Okay, so these are the topics which are very important for the prelims point of view. So we will be discussing one by one through the questions. So let's begin the discussion and it will be the first questions today. फर्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एयर प्रेशर एंड वेदर। देखो मैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा ताकि आप दोनों लैंग्वेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अंडरस्टैंडेबल हो इजी तरीके से, कि हिंदी मीडियम के यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। ओके, सो इंग्लिश मीडियम्स के एस्पिरेंट्स जो होंगे उन्हें ऑलरेडी जो इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी समझ सकते हैं और क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी भी यहाँ पर बोलने की पूरी कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। ओके, सो डोंट वरी, लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो एयर प्रेशर और वेदर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हाई एयर प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स काम एंड क्लियर वेदर कंडीशन। क्या हाई प्रेशर एयर प्रेशर वो इंडिकेट करता है कि काम एंड क्लियर वेदर कंडीशन को? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वो वहाँ पर काम एंड क्लियर वेदर कंडीशंस तो ऑलरेडी होगा ही होगा। ठीक है, और अगर जो लो प्रेशर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर इधर है, मान लो यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ से ऐसे विंड जो होगी मूव करेगी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो मूव करेगी तो यहाँ पर क्या स्टेबल कंडीशन में रहेगा? नहीं, स्टेबल नहीं रहेगा। यहाँ पर जो क्लियर थंडर स्टॉर्म्स की भी यहाँ पर जो वेदर होगा वो थंडर स्टॉर्म जैसा यहाँ पर क्रिएट होगा, तो काम एंड क्लियर यहाँ पर नहीं हो सकता। बट हाई प्रेशर सिस्टम में ये चीज़ पॉसिबल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। सेकेंड देखते हैं, लो एयर प्रेशर इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद स्टॉर्मी एंड अनसेटल्ड वेदर। तो लो एयर प्रेशर जो होता है वो एसोसिएट होता है स्टॉर्मी और अनसेटल्ड वेदर। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो लो प्रेशर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है और हाई प्रेशर सिस्टम में क्या होता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट है एयर प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन द वेट ऑफ एयर पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अब देखो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एयर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होता है जब वेट ऑफ एयर पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो ऐसा होता है कि जब एयर प्रेशर इंक्रीज होगा या फिर एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या एयर के पार्टिकल्स इंक्रीज होने के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है? नहीं, एयर पार्टिकल्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर भी इंक्रीज होगा और इनके वाइस वर्सा कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मैंने यहाँ सारी स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल और लो प्रेशर बेल्ट के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो बेल्ट है
वो एक्सटेंड कर रहा है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, सेकंड कह रहा है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्रेशर विंड्स। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल प्रेशर विंड्स कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पर तो लो प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो हाई प्रेशर कैसे हो जाएगा, लो प्रेशर वैसे ऑलरेडी बात कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सरफेस विंड्स, ये क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर जो होगा ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस विंड्स नहीं, यहाँ पर वर्टिकल जो राइजिंग कंडीशन में होती है ना एयर, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो सरफेस विंड्स नहीं होगी, राइजिंग एयर जो होती है ना, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखो यहाँ पर जो ITCZ की कंडीशन होती है वो ये जैसे मान लो कि ये इक्वेटर है और यहाँ पर मैं आपको शो करा रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पर इक्वेटर 0 डिग्री और यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है, तो इनके बीच में जो है ITCZ नहीं बनता है, ठीक है, ITCZ नहीं बनता, इनके अपाव जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ इनके बीच में यहाँ पर फोकस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ITCZ जो है इसे बोलते हैं, तो ये थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट और सेकेंड जो है यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द बेल्ट एक्सपीरियंसेस सिग्निफिकेंट सीजनल वेरिएशन इन इट्स लोकेशन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द सन्स रेज। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द बेल्ट एक्सपीरियंस करते हैं सिग्निफिकेंट सीजनल वेरिएशन इन इट्स लोकेशन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द सन्स रेज। यहाँ पर सन्स रेज की जो शिफ्टिंग होती है उसकी वजह से नहीं होता है, तो नहीं। देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कह रहा है कि सीजनल वेरिएशन यहाँ पर सिग्निफिकेंट होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ना कि जैसे कि ये इक्वेटोरियल रीजन है और यहाँ पर जो अनस्टेबल विंड स्पीड, अनस्टेबल जो है वो विंड स्पीड है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होगा कि जो वेदर कंडीशन है ना, यहाँ पर ये जो है ना दिया है कि सीजनल वेरिएशन होता है, इसमें वेरिएशन नहीं होता, यहाँ पर जो है ना अनस्टेबल कंडीशन बनी रहती है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, वेरी नहीं करता। देखो यहाँ पर वेरी कहाँ पर करता है, जो अबाउ द इक्वेटोरियल रीजन, या फिर कहें कि जो हमारा टेम्परेट रीजन है या पोलर रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना फ्लो होती हैं एयर मासेस, फ्रंट जो होते हैं ना, फ्रंट की वजह से यहाँ पर सीजनल वेरिएशन होते हैं। बट ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल वेरिएशन नहीं होते, यहाँ पर वेदर कंडीशन तो होती है, बट यहाँ पर सीजनल वेरिएशन सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ इनकरेक्ट, हमारा ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दिया है, आप सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, ओके। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन विंड एंड द कोरियोलिस फोर्स। विंड और कोरियोलिस फोर्स के बीच का रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड्स देयर राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो कोरियोलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डिफ्लेक्ट करने के लिए विंड्स को, जो राइट टूवर्ड्स देयर राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट मूव करता है, ठीक है। तो एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो विंड की स्पीड को डिफ्लेक्ट करता है, विंड की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है, बट ऑब्जेक्ट को यहाँ डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में मूव करता है और सदर्न में यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रेशर ग्रेडियंट डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड अक्रॉस आइसोबार्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ द विंड। यहाँ पर पहले ही बोल रखा है ना, ये कोरियोलिस फोर्स जो है विंड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, ना कि प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ओके। थर्ड स्टेटमेंट है, द कोरियोलिस फोर्स इज एब्सेंट अलॉन्ग द इक्वेटर बट इंक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल। यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहा है कि जो इक्वेटर है वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स क्या है, हम पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं कोरियोलिस फोर्स के टर्म में, कि यहाँ पर जीरो कैसे कहाँ होता है और हाईएस्ट कहाँ होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है। तो पोल की तरफ जाने में यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और इक्वेटर पर डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड होती है ना, स्पीड जो पोल्स की स्पीड काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जो इक्वेटर को काफ़ी दूर से यहाँ पर मूवमेंट करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जीरो यहाँ पर फील होता है कोरियोलिस फोर्स, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे, सेकेंड है यहाँ पर इनकरेक्ट। नेक्स्ट है, द ग्रेटर द प्रेशर ग्रेडियंट द लोअर द विंड स्पीड।
क्या प्रेशर ग्रेडियंट अगर ग्रेटर होगा तो विंड की स्पीड लो हो जाएगी, इसके कॉन्ट्रास्टिंग होगा। यहाँ पर विंड की जो स्पीड होगी वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ना कि घट जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट, 1 and 2 स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज रिलीज्ड व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड फॉर्म। देखो लाइटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर गलत दिया है, क्योंकि जो ये इसका प्रोसेस है व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड फॉर्म, यहाँ पर वेपराइजेशन नहीं कंडेंसेशन की, यहाँ पर उसका प्रोसेस है कंडेंसेशन का, ना कि वेपराइजेशन का। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है सब्लिमेशन अकर्स व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड स्टेट विदाउट बिकमिंग वेपर। देखो यहाँ पर जो सब्लिमेशन की कंडीशन क्या होती है, जो सॉलिड स्टेट होता है, ठीक है, सॉलिड मैटर, कोई भी मैटर होगा सॉलिड, वो विदाउट लिक्विड के चेंज हुए वो सीधा किस में चेंज होता है, वेपर में। ठीक है, या फिर वेपर में होता है तो डायरेक्ट किस में हो जाता है, सॉलिड कंडीशन में। तो ये होता है सब्लिमेशन। बट यहाँ पर जो है ना अल्टरनेट लिखा है कि वाटर चेंज होता है फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड विदाउट बिकमिंग वेपर, जो कि यहाँ पर गलत किया है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। आइसोहेट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट चेंजेस इन एयर प्रेशर। ठीक है, यहाँ जो आइसोहेट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट चेंजेस इन एयर प्रेशर, यूज्ड इन टू इंडिकेट चेंजेस इन द एयर प्रेशर, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आइसोहाइट्स आर यूज्ड, आइसोहाइट्स का यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए चेंजेस इन द एयर प्रेशर, नहीं प्रेशर ग्रेडियंट वैसे ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो आइसोबार कह सकते हैं, आइसोहाइट्स नहीं। ठीक है, और आइसोहाइट्स क्या होते हैं, जैसे वो होता है ना आइसोबार्स वगैरह होते हैं, उसको यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। आइसोहीट्स क्या होते हैं, आइसोहीट्स जो है यहाँ पर जो कनेक्टिंग लाइन है ना, यहाँ पर जो रेनफॉल मान लो, जैसे यहाँ पर रेनफॉल इक्वल जहाँ जहाँ होती है वो उस लाइन को कनेक्ट करती है, इसे बोलते हैं आइसोहीट्स। और यहाँ पर एयर प्रेशर की बात की जा रही है तो ये आइसोबार होगा। ठीक है, आइसोबार कहाँ है, जहाँ प्रेशर जहाँ जहाँ जिस भी यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन या फिर किसी भी रीजन में की बात करें तो वहाँ का प्रेशर, जैसे यहाँ का सारा प्रेशर जो है आइसोबार होता है, मतलब इक्वल प्रेशर होता है यहाँ के जो रीजन का है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पर मैंने दे रखा है, ये चीज़ आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following regions is associated with the absence of surface winds and is known as the doldrums। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डोल्ड्रम की कंडीशन को समझना पड़ेगा, डोल्ड्रम्स होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब डोल्ड्रम्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर डोल्ड्रम क्या कैसे होते हैं, ये मान लो एक लाइन है। ठीक है, और ये इक्वेटोरियल रीजन मान लो 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना इंटेंस हीटिंग होती है, इंटेंस हीटिंग इस रीजन में होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में इंटेंस हीटिंग होती है। ठीक है, और यहाँ का जो मौसम होगा कैसे होगा, काम वेदर सिस्टम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर जो है ना, हॉरिजॉन्टल विंड जो है फ्लो नहीं करेंगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल विंड्स फ्लो नहीं करेंगे तो यहाँ काम वेदर सिस्टम होगा। ठीक है, और ये काम वेदर सिस्टम जो होगा ये लाइन ज्वाइन करेगा इक्वल टेम्परेचर को। ठीक है, तो इक्वल टेम्परेचर, इस मतलब लाइन ज्वाइनिंग टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम्स। ओके, तो बस इतना याद रखिएगा कि जो डोल्ड्रम्स वो होते हैं जो जिस रीजन में इंटेंस हीट और जो यहाँ लो प्रेशर होता है और जो राइजिंग मूवमेंट ऑफ एयर होता है ना, वो है यहाँ पर इसका डोल्ड्रम्स की कंडीशन यहाँ पर फॉर्म होती है, जहाँ पर काम और जो स्टेबल वेदर कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ओके, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट फ्यूल्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंटेंसिटी। कह रहा है प्राइमरी सोर्स एनर्जी का क्या है जो कि फ्यूल करता है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को। तो यहाँ पर जो इसका देखो साइक्लोन्स की इंटेंसिटी कैसे मेजर की जाती है, कैसे यहाँ पर जो उसका प्रोसेस है, कैसे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो किससे फाइंड की जा सकती है कि यहाँ जैसे साइक्लोन की कंडीशन बनती है तो यहाँ क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है ताकि जो कि उसकी वजह से इंटेंस रेनफॉल यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है,
और यहाँ जैसे आई होता है और ये आई वॉल्स है। आई में यहाँ पर विंड नहीं होती है, ठीक है, विंड्स की कंडीशन 0 होती है, बट आई वॉल्स में हाई प्रेशर, हाई जो विंड की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये है कि कंडेंसेशन प्रोसेस इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं और ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है साइक्लोन्स की इंटेंसिटी के, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को फ्यूल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये जो सोल्यूशन है दे रखा है मैंने, यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट हैपेंस व्हेन अ कोल्ड एयर मास मूव्स ओवर अ वार्मर रीजन। देखो एयर मासेस का क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल है और काफ़ी बार इससे जो यूपीएससी है वो क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब एक कोल्ड एयर मास मूव करती है एक वार्मर रीजन में। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आपको अगर पता है तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखो, वार्मर ग्राउंड हीट्स द बॉटम ऑफ द कोल्ड एयर मास काजिंग इट टू राइज फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड पोटेंशियली थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे वार्म एयर है, ठीक है, सरफेस पर, ग्राउंड सरफेस पर वार्म एयर है, तो यहाँ मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, राइज करेगी, एयर राइज करेगी। राइज करने के बाद क्या होगी, और इसके अबव मान लो इसके अबव क्या है, कोल्ड करंट, कोल्ड एयर, ठीक है, और यहाँ से क्या करेगी, ये राइजिंग जो एयर है, वार्म राइजिंग एयर है, ये राइज करेगी। यहाँ पर एक ऐसा कंडीशन आएगा जब कंडेंसेशन की यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करेगी। कंडेंसेशन के बाद यहाँ पर जैसे सब्लिमेशन कहते हैं ना, और यहाँ एक समय ऐसा आएगा कि उसे जो है मॉइस्चराइज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ प्रेसिपिटेशन की कंडीशन बन जाती है, तो यहाँ बारिश होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की वजह से यहाँ पर इंटेंस जो रेनफॉल होती है, और तो इसका यही प्रोसेस है कि कोल्ड एयर मास जो है मूव करती है किसके ऊपर, वार्म रीजन में, तो क्या होता है, तो ये इसका थंडर स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर मासेस एंड देयर रोल इन वेदर पैटर्न। तो एयर मासेस और उनका क्या रोल है वेदर पैटर्न्स में, उसकी बात की जा रही है। स्टेटमेंट फर्स्ट है द ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइटेंट हीट बाय एयर मासेस हेल्प्स रिड्यूस द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। कह रहा जो लाइटेंट हीट का ट्रांसपोर्ट है बाय एयर मासेस द्वारा वो हेल्प करती है रिड्यूस द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो वो रिड्यूस करती है टेम्परेचर ग्रेडियंट को बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स को। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइटेंट हीट है, हीट का जो ट्रांसपोर्ट है एयर मासेस द्वारा वो हेल्प करता है रिड्यूस करने के टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, ऐसे मान लो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है कि जैसे इक्वेटर टू टेम्परेट रीजन, तो ऐसे बनेगा यहाँ पर टेम्परेट रीजन में ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम है, ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है, और यहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत कम है, और यहाँ टेम्परेचर जो नहीं, प्रेशर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इसके वाइस वर्सा जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट वो क्या करेगा, डिक्रीज टेम्परेचर ग्रेडियंट को रिड्यूस करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है एयर मासेस ओरिजिनेटिंग ओवर ओशियंस। एयर मासेस जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती है ओशियन में, टेंड टू हैव हायर मॉइस्चर कंटेंट एंड आर मोर लाइकली टू काज प्रेसिपिटेशन ओवर लैंड। तो एयर मासेस ओरिजिनेट होती हैं ओशियंस में, जो टेंड करती हैं हायर मॉइस्चर लेती हैं, वहाँ से हायर मॉइस्चर कंटेंट लेती हैं, और मोर संभवतः ये भी होता है कि वो प्रेसिपिटेशन लैंड के ऊपर करवा सके। तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड है व्हेन टू एयर मासेस विद सिमिलर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट मीट। देखो कह रहा है जब दो एयर मासेस सिमिलर टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट के होते हैं और मीट करते हैं, तो स्टॉर्म्स एंड एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस आर लाइकली टू कर। क्या स्टॉर्म और एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस होगा, मान लो यहाँ पर कि वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में जो है यहाँ पर कोलाइड होती हैं या कोलिजन होता है,
तो क्या ऐसी सिचुएशन बनेगी कि स्टॉर्म्स और एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन का कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन का कोई केस नहीं बनेगा, कोई भी यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगी क्लाउड्स की, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जैसे क्लाउड्स का यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होगी, और तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, नहीं दिखाई देंगे, और स्टॉर्म्स लाइक जैसी कंडीशन यहाँ पर नहीं बनेगी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो डेवलपमेंट है या फिर जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है उससे देखते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव बोथ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स, दोनों वार्म और कोल्ड फ्रंट्स है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा डिटेल में, ठीक है। द वार्म एयर इज इन एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो कह रहा है वार्म एयर इन एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, वार्म एयर जो होती है मूव करती है फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, यहाँ जब इक्वेटर में इंटेंस हीट होती है तो ये अपवर्ड मूवमेंट करेगी ना पोल्स की तरफ, तो ये साउथ से लेके जाएगी पोल्स की तरफ, तो ये उल्टा कह रहा है कि साउथ की तरफ, नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ मूव करेगी, नहीं साउथ टू द नॉर्थ मूव करेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या कह रहा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है द कोल्ड फ्रंट इन एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फास्टर दैन द वार्म फ्रंट इवेंचुअली काजिंग अक्लूजन। मतलब कह रहा है कोल्ड फ्रंट इन एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फास्टर दैन द वार्म फ्रंट। तो यहाँ पर जो है जैसे कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनता है, टेम्परेट रीजन में। मैं अभी आपको शो करूँगा एक ऐसे जैसे डोल्ड्रम जहाँ बनता है ना हॉर्स लैटिट्यूड, और या फिर उसे हॉर्स लैटिट्यूड को बोलते हैं क्या, जो एक हेडली सेल होता है, हेडली और फेरल सेल। हेडली सेल जो होता है वो हाई प्रेशर और फेरल सेल जो होता है वो लो प्रेशर सेल्स में बनता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, मूव्स फास्टर दैन द वार्म फ्रंट इवेंचुअली काजिंग अक्लूजन। तो ये स्टेटमेंट मेक सेंस, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कैसे फॉर्म होता है, जब एक वार्म फ्रंट और एक कोल्ड फ्रंट आपस में मिलती हैं तो यहाँ इनकी होरिंग कंडीशन जैसी लाइक सिचुएशन लाइक बन जाती है, जैसे टाइफून वगैरह आते हैं या फिर हरिकेन्स वगैरह आते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन तब होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, जहाँ पर हाई प्रेशर होता है और अपनी जो स्पीड है वो सेंट्रीफ्यूगली यहाँ पर ज़्यादा फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है, आउटर साइड में। और यहाँ पर जब ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो इन साइड इसके यहाँ पर प्रेशर लगता है, ठीक है, इन साइड जो है मोमेंटम होता है इसके, और उसका जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आउटसाइड मोमेंटम होता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर। अभी हम जो इनके डिफरेंसेस है ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के रिगार्डिंग बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द आई ऑफ एन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रीजन ऑफ इंटेंस स्टॉर्म्स विद द हाइगेस्ट विंड स्पीड्स। देखो यहाँ पर कह रहा है आई ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज अ रीजन, जो आई होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का वो एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर इंटेंस स्टॉर्म्स होता है विद द हाइगेस्ट विंड स्पीड। हाइगेस्ट विंड स्पीड मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मान लो यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर में क्या हो गई, या ये स्काई होगा जहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, लेकिन उसका जो है ना स्पीड होगी विंड की वो जीरो नेग्लिजिबल होगी। स्पीड कहाँ पर होगी, ये इसकी आई वॉल है, यहाँ पर राइजिंग जो एयर है ना, ये राइजिंग एयर है, और ये जो है क्या करेगी, एक सर्कुलेट करेगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आई वॉल्स हैं, यहाँ पर आई वॉल्स हैं, तो आई वॉल्स में इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आई नहीं, आई वॉल्स में होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखें, साइक्लोन्स कंटिन्यू टू गेन स्ट्रेंथ आफ्टर मेकिंग लैंडफॉल। क्या साइक्लोन जो है कंटिन्यू गेन करता है अपनी स्ट्रेंथ को आफ्टर मेकिंग लैंडफॉल में पहुंचने के बाद भी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज फ्रिक्शन विद लैंड सरफेस। इंक्रीज फ्रिक्शन ही जब भी साइक्लोन, देखो साइक्लोन जब भी यहाँ पर वाटर बॉडी में होगा तो उसका जो इंटेंस जो स्टॉर्मिंग है, स्ट्रेंथ है उसकी वो बढ़ती जाएगी,
बट जैसे ये लैंड में आता है तो वैसे इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा घट जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर फ्रिक्वेंटली डेवलप्ड ओवर ओशियंस बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पर इक्वेटर है और ये 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, यहाँ पर तो ये ITCZ बनता ही नहीं है। ठीक है, ITCZ यहाँ पर नहीं बनता है। ITCZ ना बनने के कारण यहाँ पर जो विंड प्रेशर है ना, विंड प्रेशर यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। तो आउट ऑफ द 5 डिग्री सेल्सियस साउथ एंड नॉर्थ, दैट मीन्स ये 10 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ में, यहाँ पर ये 5 डिग्री, ठीक है, ये 10 डिग्री, तो 10 डिग्री ये नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पर साइक्लोन फॉर्म होते हैं, ना कि 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा अपना। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं इसे। ओके, देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के मूवमेंट के करेक्टली जो डिस्क्राइब कौन कर रहा है, स्टेटमेंट की बात की जा रही है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो यहाँ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं, ये साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की जा रही है। मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहाँ जनरली मैक्सिमम जो ये होते हैं ओरिजिनेट होते हैं साइक्लोन, तो ये बे ऑफ बंगाल में मैक्सिमम ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और ये किधर मूव करते हैं, ये मूव करते हैं ईस्ट, ये ईस्ट है टू वेस्ट साइड में। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट साइड में यहाँ पर मूव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बात की जा रही है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है मूव टू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर मूव करता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव नॉर्थ टू साउथ, इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रंट होते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही यहाँ पर आपस में टकराते हैं। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर नहीं सेंस बनाता। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिमेन स्टेशनरी, यहाँ पर स्टेशनरी कभी हो ही नहीं सकता, अदरवाइज ट्रॉपिकल साइक्लोन और नॉट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों ही बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डीप सी ट्रेंचेस। डीप सी ट्रेंचेस के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं जो ट्रेंचेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेंचेस हैं वो कैसे फॉर्म होती है। मैं ये डिटेल में पिछले वीडियो में, फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप उस चीज़ को, उस वीडियो को आप रेफर करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो ट्रेंचेस होते हैं वो आपस में, जब दो प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, तो एक प्लेट जो है, जो ओशियनिक प्लेट है, वो क्या करती है, सबडक्ट हो जाती है किसके, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल प्लेट में। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट में यहाँ पर सबडक्शन होता है, तो इन दोनों के बीच क्या फॉर्म होता है, एक ट्रेंच। मतलब जैसे ही ये नीचे गई और इसका जो फॉर्मेशन यहाँ पर, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुई, ये हमारी ट्रेंच बन गई। तो ये ट्रेंच दो, जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों आपस में कोलाइड होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात की जा रही है। तो क्या है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि दे आर लोकेटेड नियर मिड ओशियनिक रीजस। यहाँ पर मिड ओशियनिक रीजस नहीं होती है। ठीक है, मिड ओशियनिक रीजस में कैसे होता है, डाइवर्जेंस फॉर्म में। और जो ट्रेंचेस कैसे क्रिएट होती हैं, वो कन्वर्जेंट की मूव टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पर प्लेट जब एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं तब ट्रेंचेस क्रिएट होती हैं। बट मिड ओशियनिक रीजस कैसे होती हैं, वो डाइवर्जेंस, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, तो वो एक नया जो है यहाँ पर फॉर्मेशन करता है प्लेट्स को या फिर कोई स्ट्रक्चर को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आप यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एयर मासेस एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन रीजनल वेदर। देखो यहाँ एयर मासेस और उनके जो इन्फ्लुएंस होता है रीजनल वेदर पे, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयर मास आर डिटरमिन्ड बाय द रीजन ओवर विच इट फॉर्म्स नोन एज द सोर्स रीजन। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एयर मास है वो डिटरमाइन करता है बाय द रीजन ओवर विच इट फॉर्म्स, जहाँ वो फॉर्म होता है, जिसे हम सोर्स रीजन बोलते हैं। तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड है, व्हेन अ वार्म एयर मास मूव्स over colder ground, the air mass is heated from below, causing it to rise and potentially form thunderstorms। अब नॉर्मली यहाँ पर अंडरस्टैंड करिए, ये जब एयर मास नीचे है और यहाँ पर जो वार्म एयर है वो ऊपर है, ठीक है,
तो इसके थंडर स्टॉर्म के क्या कोल्ड एयर मास जो है राइज करेगी और यहाँ पर क्या क्लाउड फॉर्मेशन होंगे या फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो है यहाँ फॉर्म होंगे? नहीं, ये पहली बात तो राइज ही नहीं होगी कोल्ड एयर मास, ठीक है। तो ऊपर जाने के कोई यहाँ पर वही नहीं बनता, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड एयर masses tend to flow toward the equator while warm air masses tend to flow toward the poles helping बैलेंस ग्लोबल टेम्परेचर्स। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कोल्ड एयर मासेस टेंड टू फ्लो टूवर्ड द इक्वेटर। कोल्ड एयर मासेस किधर किधर से किधर फ्लो होती हैं? पोल्स टू इक्वेटर, ठीक है। या फिर कहें कि टेम्परेट रीजन या फिर यूरेशियन रीजन जैसे होता है ना, अपना रीजन यूरेशिया का है, वहाँ से जो एयर फ्रंट होती है, एयर मासेस होती है, वहाँ से चलती हैं, मूव करती हैं और वो इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। और वाइल द वार्म एयर मासेस टेंड टू फ्लो टूवर्ड द पोल्स, तो इक्वेटर से पोल की तरफ यहाँ पर मूव करती हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करती हैं बैलेंस करने में ग्लोबल टेम्परेचर। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, बे विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसल्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आ स्टेशनरी फ्रंट इज़ द इनिशियल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। कि एक स्टेशनरी फ्रंट जो होती है वो एक इनिशियल स्टेज होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या ये करेक्ट है? यस, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे ऑप्शंस को रिमूव कर सकते हैं? ये बी वाला ऑप्शन तो गया, क्योंकि वन जो स्टेटमेंट है इसमें नहीं है, ठीक है। सेकेंड वाला पढ़ते हैं, द साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज क्लॉकवाइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। देखो, साइक्लोनिक जो सर्कुलेशन है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है? नहीं। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, जो कोरियोलिस इफेक्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर मूव करता है? राइट डायरेक्शन में, ठीक है। राइट डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन है साइक्लोन का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अब अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोल रहा है तो यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो ये स्टेटमेंट गया, ये स्टेटमेंट गया, ये स्टेटमेंट भी गया। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा 1 और 3 ए, ठीक है। देखो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिसिपेट आफ्टर द कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट। तो वार्म फ्रंट को जब भी ओवरटेक करता है कोल्ड फ्रंट, तो यहाँ डिसिपेट हो जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। लीडिंग टू द अक्लूजन, अक्लूजन की कंडीशन यही होती है, ठीक है। अक्लूजन वैसे जनरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसकी डेफिनेशन पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कि कोल्ड फ्रंट जो ओवरटेक करती है वार्म फ्रंट को, तो यहाँ पर डिसिपेट की कंडीशन आ जाती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को की जो ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, तो पढ़ते हैं क्या है। आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम अनलाइक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लियर फ्रंटल सिस्टम अनलाइक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो क्या ये करेक्ट स्टेट? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो है ना, देखो थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ये है ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में काम वेदर और क्लियर फ्रंटल नहीं होते, काम वेदर इवेंट्स होते, बट यहाँ क्लियर फ्रंटल सिस्टम नहीं होते। यहाँ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो क्लियर स्काई होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है उसका, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम कौन कौन से ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, ओके। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली फॉर्म इन लो लैटिट्यूड ट्रॉपिकल रीजन्स वाइल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म इन मिड लैटिट्यूड। ये इसके अपोजिट बात कर रहा है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो मिड लैटिट्यूड में फॉर्म होते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं लो लैटिट्यूड एरिया में, ठीक है, लो लैटिट्यूड ट्रॉपिकल रीजन में। तो ये स्टेटमेंट भी गया। तो हमारा बी और सी यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं हो सकते। पहला जो थर्ड वाला है इसे देखते हैं,
या तो ए होगा या फिर डी होगा, ठीक है। द विंड वेलोसिटी इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज टिपिकली हायर देन इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखो यहाँ पर विंड वेलोसिटी जो है ना, ये किसकी ज़्यादा होती है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और जो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन होता है, कौन सा होता है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, क्योंकि इसकी विंड वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और इंटेंस रेनफॉल भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है, ठीक है। मेकिंग देम मोर डिस्ट्रक्टिव, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन वहाँ पर विंड वेलोसिटी उसकी हाई होती है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी वो ऑल दीज थ्री आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये हमारा लेक्चर है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बेझिझक यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और क्वेरी यहाँ पर चाहिए आपके जो प्रिपरेशन रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसका प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूँगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। और मेंस पर्सपेक्टिव से अगर कोई आपका डाउट हो तो प्लीज़ यहाँ पर पूछिए, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूँगा, ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।